बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ़ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल और उसके साथ साथ हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। ये वाला जो पार्ट है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू डायपोल हमने फाइंड करनी है। ये एज अ लॉन्ग भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डायपोल का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं। तो बच्चों, आज की ये जो वीडियो है ये स्पेशल है फॉर फेडरल बोर्ड स्टूडेंट्स एंड बलूचिस्तान बोर्ड स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि तमाम स्टूडेंट्स को, चाहे वो उसका ताल्लुक किसी भी बोर्ड से हो, उन सबको इकट्ठा लेके चलें। ठीक है, तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो तमाम बुक्स में नहीं है, जैसे एक ये टॉपिक है। ठीक है, लेकिन जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तमाम बुक्स को पढ़ना है, चाहे वो KPK बोर्ड की हो, चाहे वो पंजाब की हो या फिर वो बलूचिस्तान बोर्ड की हो। राइट, तो इसलिए हम वो तमाम टॉपिक्स कवर करेंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना बने। जैसे लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर के पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि बलूचिस्तान बोर्ड की बुक में से लिए गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आसान सा कंसेप्ट है, कोई मुश्किल चीज़ इसके अंदर मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल, डाई का मतलब क्या होता है? टू। इलेक्ट्रिक पोल क्या होता है? जैसे मैग्नेट के दो पोल हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, ऐसे इलेक्ट्रिक पोल एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो हम किस तरह से बना सकते हैं जी इलेक्ट्रिक डायपोल? उसके लिए हमें लेने पड़ेंगे दो चार्जेस जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन नेचर में अपोजिट, यानी एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अगर मैं 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ और 1 कूलम नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ और इनके दरम्यान में मैं कुछ फासला बना देता हूँ, कुछ सेपरेशन रखता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास डायपोल बन जाएगा। हम इसको यूँ डिफाइन करते हैं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। अ पेयर ऑफ चार्जेस, चार्जेस का एक जोड़ा, चार्जेस का एक पेयर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, जिसमें एक पॉजिटिव होगा दूसरा क्या होगा? नेगेटिव होगा। सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, और स्मॉल डिस्टेंस पे हमने उनको सेपरेट किया हुआ है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सिंपली इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाता है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में देखें आप, ये एक चार्ज है, Q इसका मैग्नीट्यूड है और नेगेटिव इसकी नेचर है। ये दूसरा चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड Q है और प्लस इसकी नेचर है। तो इनको कुछ फासले पर रखा हुआ है, वो फासला कितना है? D। ठीक है, और ये बन जाता है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल। राइट, और इसका जो ये जो सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट, यहाँ से एक चार्ज तक फासले को मैंने A से डिनोट किया है। ठीक है, और इससे इस तरफ जो फासला है उसको मैंने A से डिनोट किया, इक्वल डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो D डिस्टेंस है वो हमारे पास 2 टाइम A होता है। राइट, ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ गया। अब जिस पॉइंट के ऊपर ये चार्ज पड़ा हुआ और जिस पॉइंट के ऊपर ये चार्ज पड़ा हुआ, दोनों को हमने ऐसे ज्वाइन करना है, एक लाइन बन जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? डायपोल एक्सिस। और कन्वेंशनली इसकी जो डायरेक्शन ली जाती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव ली जाती है। अब केमिस्ट्री के अंदर भी आप इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ इससे रिवर्स डायरेक्शन में लेते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो कोई परेशानी की बात नहीं, ये कन्वेंशनल हम डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। फिर बात करते हैं जी इसकी एग्जाम्पल के ऊपर। तो एग्जाम्पल में हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है, क्लोरीन जो है वो पार्शियल नेगेटिव होता है। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये कुछ फासले पर भी पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इनमें क्या फासला, ये तो ओवरलैप कर रहे हैं। तो बच्चों, इस चार्ज बॉडी का सेंटर और इस चार्ज बॉडी का सेंटर देखें, इन दोनों सेंटर्स के दरम्यान में तो फासला है ना, ये देखें, इसका सेंटर यहाँ पर होगा, इसका सेंटर यहाँ पर, तो दोनों के सेंटर जो है वो सेपरेट है, तो ये भी एज अ डायपोल जो है वो बिहेव कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर के मॉलिक्यूल की आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये बेसिकली जो केमिकल फार्मूला है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, केमिस्ट्री का ये वाटर का फार्मूला H2O लिखा है, ये भी केमिस्ट्री का ही फार्मूला है। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट था डायपोल का। अब इसके बारे में कुछ और जानते हैं। नंबर 1 पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक डायपोल रिजल्टेंट चार्ज इज 0। जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसके ऊपर जो रिजल्टेंट चार्ज होता है वो क्या होता है? 0। मतलब ये देखो, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अगर आप ऐड करेंगे, दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो हमारे पास जो नेट चार्ज होता है उसके ऊपर, या जो रिजल्टेंट चार्ज होता है वो 0 होता है। ठीक है, लेकिन याद रखना फील्ड 0 नहीं होती। अब यहाँ पर अक्सर जो है वो क्वेश्चन बच्चे करते हैं कि सर अगर नेट चार्ज 0 है या रिजल्टेंट चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट कर रही है फिर? तो बच्चों याद रखो, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, वो इकट्ठे एक पॉइंट पर नहीं पड़े कि दोनों मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, वो कुछ फासले पर पड़े हुए हैं। एक यहाँ पड़ा हुआ चार्ज, दूसरा यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी भी फील्ड होगी, इसकी भी फील्ड होगी, वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगी और हमें एक फील्ड जो है वो बना के देंगी। जैसे हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा था, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज अब एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनकी फील्ड लाइंस किस तरह की होती थी। ठीक है ना,
तो फील्ड जीरो नहीं है यहाँ पे जस्ट बताया जा रहा है कि अगर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सम किया जाए तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा, रिजल्टेंट जीरो मिल सकता है, ठीक है। लेकिन फिजिकली जब आप नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को मिलाएंगे नहीं, ठीक है, वो न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते, ठीक है, वो सेपरेट पड़े हुए, पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पड़ा हुआ है, तो इसकी अपनी फील्ड होगी, इसकी अपनी फील्ड होगी, दोनों इंट्रैक्शन भी करेंगे आपस में, बात समझ गए हो। तो यहाँ पर जो आपके माइंड में कंफ्यूजन चल रही होती है कि अगर रिजल्टेंट चार्ज यहाँ पर जीरो है तो फिर फील्ड क्यों है, तो फील्ड इसलिए क्योंकि चार्जेस एक पोजीशन पर नहीं है, चार्जेस सेपरेट हैं, उनके दरमियान फासला मौजूद है, इस वजह से इनका रिजल्टेंट, इनका जो सम है चार्जेस का वो तो जीरो मिल रहा है हमें, ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, जैसे इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की फील्ड्स के अंदर, ठीक है। इसलिए याद रखना, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी समटाइम पेपर में भी पूछा जा सकता है, इन इलेक्ट्रिक डायपोल रिजल्टेंट चार्ज इज जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, व्हाई, क्यों एग्जिस्ट करती है फिर, बिकॉज चार्जेस प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस, एट सम डिस्टेंस, वो कुछ फासले पर पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो इकट्ठे एक ही पोजीशन पर पड़े हुए हैं, वो कुछ फासले पर पड़े हुए हैं, ठीक है, इसलिए यहां पर फील्ड एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा, लाइन जॉइनिंग द चार्ज इज अ वेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड डायपोल एक्सिस। अब देख सकते हैं कि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये आपने दोनों के मिलाने से एक लाइन ड्रा की जिसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल एक्सिस, और इसकी जो ये एक वेक्टर क्वांटिटी मानी जा रही है, ठीक है। क्यों मानी जा रही है वेक्टर क्वांटिटी, मैं आपको इसकी वजह भी बताता हूँ, क्योंकि देखो ये एक तरह का क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है, ये डिस्टेंस क्या है, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट ही है। आप डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट मान लो, शॉर्टेस्ट है 2 पॉइंट के दरमियान, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसी रिस्पेक्ट में वो इसको डायपोल को एक्सिस को एक वेक्टर कह रहा है, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव ले रहा है फिजिक्स के केस के अंदर, केमिस्ट्री में समटाइम इसकी ऑपोजिट में भी लेते हैं, ये कन्वेंशनल है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जी डायपोल मोमेंट की, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डेफिनेशन पूछी जाती है पेपर के अंदर, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है जी। देखो बच्चों पहले इसकी डेफिनेशन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, ठीक है। देखो जरा गौर से, एक ये चार्ज और दूसरा ये चार्ज है, ठीक है, इनमें से किसी भी एक चार्ज को ले लो, ठीक है, ये हम एक चार्ज ले लेते हैं, या आप इसको एक चार्ज ले लो, ये चार्ज और उसको मल्टीप्लाई करो बिटवीन द सेपरेशन, जो इन दोनों के दरमियान सेपरेशन है, ये डिस्टेंस d, तो वो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगी उस प्रोडक्ट को आप क्या बोलेंगे, डायपोल मोमेंट बोलेंगे। इज इट क्लियर? डायपोल मोमेंट क्या है, जो हमने एक डायपोल बनाया हुआ है, उसका कोई एक चार्ज ले लो, क्योंकि इक्वल है ना मैग्नीट्यूड में, चाहे ये ले लो और चाहे उसका ये चार्ज ले लो, ठीक है, और दोनों में से किसी एक को, चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें, मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, जो इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस पाया जा रहा है, ठीक है। इसी रिस्पेक्ट से इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी है। अब P क्या है जी, हमारे पास यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है किसको, डायपोल मोमेंट को। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी किस तरह से है, अब देखिए दो चीजें, यहाँ पर चार्ज मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस आ रहा है ना, तो देखो चार्ज तो वेक्टर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक मैग्नीट्यूड है, और आपके पास ये जो डिस्टेंस है ये 2 पॉइंट के दरमियान कम से कम है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डिस्प्लेसमेंट को आप इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करोगे तो तभी आपको ये वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। फिर से सुन लो, डायपोल मोमेंट जो है वो किस तरह से एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो इस तरह वेक्टर क्वांटिटी है कि ये आपको मिलती है एक चार्ज को, कोई सा भी एक चार्ज ले लो डायपोल का और उसको मल्टीप्लाई करो बिटवीन द डिस्टेंस, ठीक है, तो आपको मिलती है ये चीज, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो वेक्टर इस तरह से है कि इसके अंदर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 2 पॉइंट के दरमियान कम से कम है, तो आप इसको मान सकते हैं कि ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वेक्टर ही रहेगी। लाइक अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये एक वेक्टर ए है और एक स्केलर नंबर है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, बेसिकली अगर पहले इसका जो, इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूं वेक्टर फॉर्म में तो इस तरह से था, ये लाइन जो है इसकी लेंथ इसका मैग्नीट्यूड थी और ये इसकी डायरेक्शन थी। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इसका जो लेंथ है वो डबल कर देगा लेकिन डायरेक्शन सेम रखेगा, है तो अभी भी ये वेक्टर ही ना, ठीक है। तो ये चार्ज एक मैग्नीट्यूड है और जब ये डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो वो वेक्टर ही फॉर्म रहेगी उसकी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई हमारे पास ये जो डायपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी चार्ज, कोई एक चार्ज है लो डायपोल का और उनको मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के साथ, तो आपको डायपोल मोमेंट मिल जाएगी, ठीक है।
अब क्योंकि ये d जो है उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, देखो मैंने बताया था यहाँ पर कि ये d दोनों के दरमियान फासला है और ये जो पॉइंट है ये दोनों चार्जेस का सेंटर है। तो यहाँ से यहाँ तक फासले को हमने a से रिप्रेजेंट किया, यहाँ से यहाँ तक फासले को भी a से रिप्रेजेंट किया, a और a। तो d टोटल फासला जो d है वो किसके बराबर होगा, a प्लस a। तो इसलिए लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो यहाँ पर d की जगह पर आप q इंटू 2a भी लिख सकते हैं। बस इतना सा काम था। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं जी इसकी यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, तो यूनिट जो इसका होता है वो क्या होता है, कूलम मीटर होता है। किस तरह से, देखो हमारे पास यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, ये हाँ जी इसको p लिख देते हैं, p एक वेक्टर है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं q इंटू 2a। ठीक है, अब ये q क्या है, चार्ज है, यूनिट क्या होता है उसका, कूलम होता है, और ये क्या है बेसिकली डिस्टेंस है। तो क्या यूनिट होता है उसका, मीटर, कूलम मीटर। लेकिन कूलम मीटर एक बहुत बड़ा यूनिट है इसका, कूलम मीटर एक काफ़ी बड़ा यूनिट है इसका। तो हम इसका जो एक छोटा यूनिट यूज़ करते हैं डिबाई, उसको हम d से शो करते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसका अगर हम रिलेशन की बात करें तो ये 1 डिवाइड जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 3.335 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर के इक्वल। ठीक है, तो चले एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैंने आपके साथ ये भी शेयर कर दिया, लेकिन याद रहे जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है इसका वो कूलम मीटर ही है। ठीक है, ओके जी, तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए आगे, चलिए बच्चों अब हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक डायपोल है लाइक दिस, कि एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज कुछ फासले पर पड़े हैं, उनके अंदर फासला जो है वो d इज इक्वल टू 2a हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, और ये एक डायपोल बन जाता है, इसकी कुछ ना कुछ फील्ड होगी। ठीक है, इसकी फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट है, जैसे ये एक पॉइंट ले लिया P। अब इस पॉइंट के ऊपर हमने चेक करना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। ठीक है बच्चों, तो हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है क्या और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, ताकि अगर आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं भी है तो फिर भी आप आसानी से इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। एक पॉजिटिव चार्ज है या कोई भी नेगेटिव चार्ज ले लें, उसके अराउंड एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर कोई और चार्ज आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस रीजन को, इस स्पेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इसकी फील्ड के अंदर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, लाइक मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, वीकर है, वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ठीक है, और उसको हम वैसे नहीं ऑब्जर्व कर सकते जब तक हम कोई और चार्ज लेकर ना आए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, उसका नाम हमने रखा उस टेस्ट चार्ज का +Q0, और ये चार्ज क्या था, ये Q था। ठीक है, और हमने देखना ऑब्जर्व करना है कि अगर इसके ऊपर कम फोर्स अप्लाई हो तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीकर है या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है। ठीक है, और अगर इस पॉइंट के ऊपर या कहीं मैं और रख देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर रख देता हूँ इस पॉइंट के ऊपर, और मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर इस पॉइंट के ऊपर चार्ज को रखने से इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई होती है, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर फील्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाने के लिए आपको एक चार्ज चाहिए। ठीक है, वो चार्ज आप इसकी फील्ड में रखते हैं तो वो चार्ज जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है उससे आपको आइडिया होता है कि यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्गर है या वीकर है। इसीलिए हम जब इसको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, या हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। आपको याद होगा हमने इस तरह से इसका फॉर्मूला भी बनाया था, E = F/Q0। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये जो F है ये फोर्स है, इसको हम कहते हैं कूलम फोर्स। ठीक है, और ये वो टेस्ट चार्ज Q0 जिसको हमने फील्ड के अंदर रखा था, जिससे हमें पता चला था कि यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है या वीकर है। ठीक है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, इसी से हम फार्मूला अपना मेन फार्मूला ड्राइव करेंगे ताकि आपको नहीं भी आता तो आप इस तरह से बना सकें। तो वो बन जाता है जी हमारे पास F × 1/Q0, यूँ भी लिख सकते हैं इसको। अब F क्या है यहाँ पर, कि कूलम फोर्स है। कूलम फोर्स का फार्मूला आपको आना चाहिए। F = क्या होता है, 1/4 πε0 Q1 Q2 होता है ना। अब Q1 हमारा ये चार्ज है Q, और Q2 हमारा टेस्ट चार्ज है Q0, डिवाइडेड बाय क्या होगा, इन दोनों के दरम्यान में अगर मैं फासला कर लेता हूँ, फासला R है तो R का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ गए हो? ठीक है, ये R का स्क्वायर आ गया, ये होती कूलम फोर्स। मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो मुझे मेन इसका फार्मूला मिल जाएगा। मैं आपको पुट करके बताता हूँ। E = अब F की जगह पर मैं ये वैल्यू लिखूँगा 1/4 πε0 आ गया। ठीक है, और साथ में क्या आएगा, R का स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, Q and Q0। ठीक है, और उसके बाद फिर ये वाला 1/Q0 ये पोर्शन आ गया। तो ये Q0 से कट जाएगा, तो सिंपली आपको जो फार्मूला मिलेगा E =
क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ठीक है, ये क्यों आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट के बाद क्या है साथ में आर का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास फाइनल रिलेशन आ गया जिसको आपने बार बार इस्तेमाल करना है। यहां पर आप नोट कर लें, E इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पर आर का स्क्वायर आ गया। राइट, ओके जी। अब मैं जल्दी से इसको अरेज कर देता हूं और अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस डायपोल की वजह से और इस पॉइंट P के ऊपर। तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज की वजह से, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज की वजह से। दोनों का हम जो है वो रिजल्टेंट निकालेंगे, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू दिस डायपोल। सिंपल, बस। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट मिल जाएगा। वो रिजल्टेंट जो है वो इस पूरे डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। बस ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब उससे पहले आपको ये बता दूं बच्चों कि आपको मैंने पहले भी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता लगाने के लिए हमें टेस्ट चार्ज चाहिए होता है। तो वो टेस्ट चार्ज असल में क्यू नॉट है, हमने यहाँ पर बुक में नहीं लिखा, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्यू नॉट वो टेस्ट चार्ज है जो हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, और फिर हमें फील्ड का अंदाजा होता है। ओके जी, तो अब क्या करना है जी, हमने इस पॉइंट के ऊपर जो है ये टेस्ट चार्ज रख के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी मालूम करनी है, फिर इस पॉइंट के ऊपर टेस्ट चार्ज रख के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से मालूम करनी है। दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, फिर हम ऐड करेंगे। ओके, तो इनके दरमियान फासले जरा देख लो बच्चों। ये जो पॉइंट मैंने मिड में बनाया हुआ है, ये इन दो जो चार्जेस है इनका सेंटर है। ठीक है, ये जो फासला है दोनों के दरमियान फासला उसका सेंटर है। ठीक है, और इस सेंटर से इस तक फासले को ए कहा, इस सेंटर से इस तक फासले को भी मैंने ए कहा। तो टोटल डिस्टेंस डी है इन दोनों के दरमियान में, जो कि a प्लस ए 2a के बराबर है। ठीक है, अच्छा, अब जिस पॉइंट के ऊपर हम इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं वहां से इसके डायपोल के सेंटर तक जो फासला है उसको हमने r से डिनोट किया है, पहला पॉइंट। ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट पे जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाह रहे हैं वहां से इस पहले चार्ज तक जो फासला है वो r माइनस ए है, क्योंकि देखो यहां तक तो r है, उसमें से ये a वाला पोर्शन निकाल दो तो आपके पास ये बचता है ना r माइनस ए। ठीक है, अच्छा, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो फासला है वो भी देखो, यहां से यहां तक तो है r, अब r से कुछ एडिशनल है, कितना एडिशनल है, a के बराबर एक्स्ट्रा है, तो r प्लस ए। तो तीन चीजें आपने यहां पे नोट करनी है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जा रही है, ठीक है, उस पॉइंट से डायपोल के सेंटर तक फासला r के बराबर है, उस पॉइंट से पहले चार्ज तक फासला r माइनस ए है, और उस पॉइंट से दूसरे चार्ज तक फासला r प्लस ए है। ये तीनों आपको पता होने चाहिए, ये डिस्टेंस है। ठीक है, इस पॉइंट पे और इन दोनों के दरमियान। चलिए, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे इस चार्ज की वजह से। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से। ठीक है, उसको मैं डिनोट करूंगा जी यहां पर E1 से। तो वो क्या होगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और साथ में क्या आएगा जी, आप देखिए आपको फॉर्मूला मैंने यहां पर बताया हुआ है, Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब R क्या है, R फासला है किसके दरमियान, इस पॉइंट और इसके दरमियान, वो कितना है R माइनस ए के बराबर। तो यहां पर आएगा R माइनस ए होल का स्क्वायर। ये आगे मेरी इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरह से अब मैं फाइंड करूंगा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से। वो मेरे पास क्या आएगी, उसको मैं E2 से डिनोट कर देता हूँ, ये मैंने साथ में लिखा भी है। E1 इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। वो मेरे पास क्या होगी 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पर जो चार्ज है ना, याद रहे ये चार्ज ये वाला ये माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर आप माइनस क्यू लिखेंगे लाजमी से। इधर भी लिखना चाहो तो प्लस क्यू लिख दो। ठीक है, इधर माइनस क्यू, और डिवाइडेड बाय इसका फासला कितना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक r प्लस ए। तो ये हमारा टेस्ट चार्ज इधर पड़ा हुआ है, दूसरा चार्ज ये पड़ा है, तो दोनों चार्जेस के दरमियान फासला r प्लस ए। तो यहाँ पर आएगा जी r प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको आप बोलेंगे जी ये हमारी इक्वेशन नंबर है जी 2। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
डायपोल की वजह से। तो वो आपको कैसे मिलेगी बच्चों? वो आपको मिलेगी, उसको हम ई से डिनोट करते हैं, वो इन दोनों के रिजल्टेंट से मिलेगी E1 प्लस E2 से। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू जो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो चलिए पुट करते हैं। वो आपके पास क्या आएगी? E इज इक्वल्स टू, इस E1 की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या बन जाएगी? शॉर्टली मैं लिखता हूँ यहाँ पर Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या आएगा? R माइनस ए होल का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस आता है और दूसरी E2 की वैल्यू। अब E2 की वैल्यू में देखें यहाँ पर क्यों नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर माइनस ही कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा जी Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए होल का स्क्वायर। अब इन दोनों के अंदर आप देख सकते हैं Q कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, तो बन जाएगा आपके पास ये Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद यहाँ पर क्या रहेगा? 1 डिवाइडेड बाय R माइनस ए होल का स्क्वायर, और फिर माइनस 1 डिवाइडेड बाय R प्लस ए होल का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है? यहाँ पर जस्ट आपको इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। फ्रैक्शन में है तो अंडरस्टूड सी बात है, हमें यहाँ पर एलसीएम देना पड़ेगा। सो लेते हैं जी एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम अगर आपको लेना नहीं आता तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों यहाँ पे आप लिखोगे इस तरह से, ये इसको इधर आ जाएगा, ये R माइनस ए का स्क्वायर माइनस इसको उधर ले जाए तो R प्लस ए उसका स्क्वायर उधर चला जाएगा, बल्कि नहीं, ये R प्लस है इधर आएगा, ये वाला इधर आ गया, ये वाला उधर, इधर माइनस आएगा, सॉरी। ठीक है, और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, तो दोनों को मैं एक ही स्क्वायर में लिख देता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा जी R प्लस ए इंटू R माइनस ए। ओके, अब ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि फार्मूला बन जाए R प्लस ए R माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा। ओके, चलिए अब ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके जी, अब इसको जो है वो आपने इनके स्क्वायर ओपन करने हैं। पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ वैल्यू E इज इक्वल्स टू 4 Q है, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनके जो A प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला और A माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला मैं यहाँ पर ओपन करने जा रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, और मिलेगा जी प्लस का 2A प्लस का 2AR। उसके बाद याद रहे यहाँ पर माइनस है और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन करने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है, साइन चेंज हो जाएंगे, इसका स्क्वायर ओपन करना है और माइनस से मल्टीप्लाई करना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या करूँगा? स्क्वायर ओपन करने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास क्या मिलेगा? माइनस R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर और प्लस का 2AR, ये मिलेगा मुझे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा जी, यहाँ पर देख सकते हैं A प्लस बी A माइनस बी फार्मूला लगेगा, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, और उस पूरे का स्क्वायर जो बाहर था ये वाला, ये इसी तरह से पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके जी। अब उसके बाद क्या करेंगे जी? E इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देख लो यहाँ पर ये R का स्क्वायर पॉजिटिव R का स्क्वायर नेगेटिव कट जाएगा, A का स्क्वायर पॉजिटिव A का स्क्वायर नेगेटिव कट जाएगा, क्या बचेगा? प्लस का 2AR प्लस का 2AR, ये बन जाएगा 4AR, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा जी मेरे पास? R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, इसके अंदर मैं ये ब्रैकेट यूज़ करूँगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक, ओके जी। अब यहाँ पर स्क्वायर भी है, अब इसको मैंने सॉल्व करना है। ये नीचे देखिए एक R का स्क्वायर भी A का स्क्वायर भी, उसके ऊपर फिर स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो काफ़ी मुश्किल होने वाला तरीका हमारा। ठीक है, पावर 4 में चली जाएगी। तो इसका एक और भी तरीका है इसको सिंप्लीफाई करने का। E इज इक्वल्स टू, बल्कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ, E इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर देखिए जी ये जो लिखा हुआ है 4AR उसको वैसे ही लिखिए, और नीचे इसके ब्रैकेट के अंदर ही ना इसमें से R कॉमन ले लें। R कॉमन ले लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी R का स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, यहाँ पर आएगा 1 इसकी जगह पे, फिर माइनस और A स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, और ये ऐसे बाहर का स्क्वायर उसी तरह से। फिर सुनिए,
इस ब्रैकेट के अंदर अंदर से मैंने इसमें से आर का स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब आप बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर तो आर है ही नहीं, आर का स्क्वायर। बच्चों आप जो चाहो कॉमन ले लो, हर नंबर कॉमन लिया जा सकता है। और याद रखो तरीका ये होता है, जो चीज़ भी कॉमन ले रहे हो, अगर मैं इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ तो आर स्क्वायर बाय लिखूंगा और आर स्क्वायर को दोनों से डिवाइड करूंगा। अब इसके नीचे आर स्क्वायर से डिवाइड किया तो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 होता है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस उसी तरह से आया। ए स्क्वायर को भी डिवाइड करूंगा आर स्क्वायर से, तो जिन टर्म में से आर स्क्वायर कॉमन लिया है उन टर्म्स को आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने डिवाइड कर लिया उसको, ये आ गया हमारे पास मेथड इसका। ओके, E इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसी तरह से आएगा। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास लिखा हुआ जी 4AR, वो भी ऐसे ही आएगा। R का स्क्वायर, उसके ऊपर फिर ये स्क्वायर है, स्क्वायर इंटू स्क्वायर, ये बन जाएगा R की पावर 4, ठीक है। और ये 1 उसी तरह से आएगा। और ये A स्क्वायर ओवर R स्क्वायर जो है ना, ये 0 हो जाएगा, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। निगलेक्ट क्यों किया, अब उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, हमारे पास जो A है ना, A स्मॉल a, वो ऊपर लिखा हुआ है और जो नीचे जो है वो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, r लिखा हुआ है। अब देखो a ये डिस्टेंस है और r यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, मतलब a छोटा डिस्टेंस है और r बड़ा डिस्टेंस है, यानी ऊपर वैल्यू छोटी है, नीचे वैल्यू बड़ी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये a बाय आर का स्क्वायर भी है, तो a बाय आर डिवाइड करेंगे तो आपको लेस देन 1 नंबर मिलेगा, छोटा नंबर मिलेगा। और छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाता है, इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट करो a की वैल्यू 1 है और नीचे r की वैल्यू क्या है जी 2 है, तो 1/2 करेंगे, ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू, तो जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा हमें 0.5। 0.5 जो है वो एक छोटा नंबर है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो वो और भी छोटा हो जाएगा, 0.25 बन जाएगा, और छोटा हो गया हमारे पास ये, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। उसकी बेस के ऊपर देखिए, ये a बाय आर को जो है वो a छोटा नंबर है और r बड़ा नंबर है, क्योंकि a छोटी वैल्यू r बड़ी वैल्यू, तो ये ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू, इसका आंसर छोटा आएगा। उसके बाद फिर इसका होल का स्क्वायर बनता है, तो होल स्क्वायर होने से वो और भी छोटा हो जाता है, इसलिए हमने इसको कर दिया निगलेक्ट। तो यहाँ पर फिर a की क्या वैल्यू आएगी, E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आएगा जी 4AR, और डिवाइडेड बाय क्या करोगे, ये 1 - 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 1 को r की पावर 4 से मल्टीप्लाई करो तो r की पावर 4 ही रहेगा, ठीक है। ये r की पावर 4, अब ऊपर r है नीचे r की पावर 4, तो आप इसको यूँ लिख सकते हो, E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4A डिवाइडेड बाय r की पावर 3। ऊपर एक r नीचे 4, तो एक नीचे से कट गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ओके, अब आपने इसके ऊपर जो है वो डाइपोल जो हमारे पास है, ये वाला क्या नाम था उसका, डाइपोल मोमेंट का, इसके अंदर फार्मूला लगाना है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है। आंसर तो हमारे पास आ गया ये, तो मॉडिफाई करके आप इसको यूँ लिखेंगे, यानी आप क्या करेंगे, इस 4 को ब्रेक करेंगे, 2 स्टार्टिंग में ले आएंगे और 2a और साथ में ये चार्ज q डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r की पावर 3। अब आपको पता है, मैंने सिखाया था, ये जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होती है उसका फार्मूला P इज इक्वल टू Q इंटू 2a होता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, ये देखें Q इंटू 2a, ये बन जाएगा हमारे पास डाइपोल 2 1 2 2 2 4 होता है। तो फाइनली इसका जो फार्मूला हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है जी, ऊपर P आ जाएगा, ये Q इंटू 2a, P आ गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया मेरे पास, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 3। तो ये हमारा फाइनली रिलेशन हमें मिल गया, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।